राजस्थान के कई विधायक अब सांसद बनने की दौड़ में हैं, या यूं कहूं जनता और समर्थक चाहती है कि वो संसदीय क्षेत्र में फिर से दांव आजमाए। भले ही दिसंबर के बाद से राजस्थान विधानसभा का वो गौरव बने हुए हो। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान चौक को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर सुनिएगा कि आपके क्षेत्र के विधायक जी अब सांसद बनने की दौड़ में कैसे शामिल हो गए। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव। स्वागत है आकाश। बहुत शुक्रिया आकाश, कई ऐसे नाम हैं, मैं लिस्ट शुरू करूं तो लंबी हो जाती है, जो निर्दलीय भी है और ज्यादातर कांग्रेस के हैं, क्योंकि कांग्रेस भले ही सत्ता से बाहर हो गई हो लेकिन उनके युवा विधायक जिन्हें टिकट मिला उन्होंने दम दिखाया और ज्यादातर जीत कर विधानसभा के पटल पर पहुंचे। अब बात हो रही है कि जब नए प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों के लिए, तो कह रहे हैं इस युवा तुर्कों को, युवा जोश को ही भुनाया जाए, जिनमें कई ऐसे विधायकों का नाम भी शामिल है। हालांकि हम तमाम उस लिस्ट पर जो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय है, जो विधायक नहीं है, युवा है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन पर अलग से एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में बात उन्हीं की जो विधायक है और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाने का रुतबा रखते हैं। इनमें पहला नाम रविंद्र सिंह भाटी का आता है और उन्होंने लंदन से लौटने के तुरंत बाद ये जता भी दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो वो अब विधानसभा नहीं देश की संसद में दिखेंगे। इसके अलावा ललित यादव, मुकेश भाकर, रामनिवास गवड़िया और साथ ही हिंडोली से आने वाले कद्दावर नेता और विधायक मंत्री रह चुके अशोक चांदना का नाम चर्चा में। सचिन पायलट भी युवा माने जाते हैं और उन्हें भी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ लीजिए, जनता के बीच में जाइए और देखिए कि वो विधायक के अलावा भी क्या प्यार सचिन पायलट को संसदीय क्षेत्र के लिए देते हैं, क्योंकि वही लड़ाई कांग्रेस की भी है संसद के लिए कि अब की बार मोदी को अगर पटकनी ना दी गई तो मुश्किल में कांग्रेस आएगी। इन्हीं पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। इन दिनों चर्चा में भी है, उनकी बड़ी रील्स वायरल भी होती है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जब भी बात होती है तो कहते हैं कि उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने तो प्यार दिया है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस बड़े क्षेत्र में जातिगत समीकरण भी अलग अलग लिहाज से है। लेकिन युवा तुर्क को कितना जनता वहां पसंद कर सकती है और नाम क्यों आगे बढ़ रहा है? जी, आप देखिए सर, रविंद्र सिंह भाटी का जो ये विधानसभा चुनाव का जो पूरा समीकरण रहा है, 4000 के लगभग वोटों से उनकी जीत रही है। 3950 के लगभग वोट बताए जाते हैं कि वो उतने मार्जिन से वो जीते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि वहां पर देखिए आप, जो जातिगत समीकरण है जिसमें मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, राजपूत मतदाता बड़ी संख्या में है, मूल ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा है। ऐसे में जब फतेह खान अमीन खान मैदान में थे, जालम सिंह रावलोत थे, तो राजपूत और मुस्लिम वोट उन नेताओं के साथ गया, लेकिन मूल ओबीसी के वोट पर रविंद्र सिंह भाटी जीते हैं। पूरे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा तो मूल ओबीसी वोटर 8 से 9 लाख है, जाट 4.5 लाख के लगभग है, राजपूत 3.5 लाख के लगभग है। अगर भाटी लोकसभा में भी आते हैं तो मूल ओबीसी वोटर पर जो उनकी पकड़ है उसका ही फायदा उनको वहां पर मिलने वाला है। और ये कहा भी जा रहा था कि जब वो दावेदारी ठोक रहे थे शिव से, तो भाजपा के नेताओं ने उन्हें कहा था कि थोड़ा सा सब्र कर लो, हो सकता है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं सेटल कर लें। लेकिन बात यही है, भाजपा में एंट्री की राहें क्या वो इस एंगल से तलाश रहे हैं? क्योंकि वैसे तो रास्ते देखा जाए तो पूरे तरीके से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि चलो चुनाव एक और लड़कर देख लें। देखिए, उनके पास टीम इतनी मजबूत कही जाती है सोशल मीडिया की और उनके स्ट्रैटेजी की, कि कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। ये वहां पर हवा चल रही है। वहीं भाटी भी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों से सलाह मशवरा करूंगा, उसके बाद सब चीजें तय होंगी। कल रात की उनकी एक फोटो वायरल हो गई है, उम्मीदवार बेनीवाल के साथ बैठे हुए हैं वो एक ऑफिस में और बातचीत कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग तो कुछ ना कुछ चल रही है। वहीं ये एक तरीके से अगर भाटी चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल ही होगी, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वहां पर पहले से उम्मीदवार हैं। तो भाजपा तो हालांकि नहीं चाहेगी कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा उनका माजदा देख चुकी है विधानसभा चुनाव में कि किस तरीके से उतरे और वहां पर जमानत जब्त होने की स्थिति भाजपा उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की बन गई थी। क्योंकि भाटी युवा है, फायदा एक मिलता है। दूसरी बात,
ऐसे राज्य में जहां राजस्थान में जातिगत राजनीति बहुत चरम पर है, वहां वो एक जाति की बात नहीं करते, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात सीधा सीधा मुद्दे की करते हैं। अगर वो शिव से धन्यवाद यात्रा भी निकाल चुके हैं, बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल विधायक संभवतः वही है। बिल्कुल। और देखिए कि आप वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, विधानसभा में आ रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर मैनिफेस्टो भी जारी किया था। बिल्कुल बिल्कुल कर दूं। जी विधानसभा में आए तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है सरकार को, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो पब्लिक को कहीं ना कहीं वो कनेक्ट फील हो रहा है जी कि रिफाइनरी हमारे यहाँ पर है, हमारे लोगों को रोजगार नहीं है। तो जो जब ये वाली बात होती है ना हक की, कि खाना मतलब अन्न मैं उगाऊं और मैं ना खाऊं, तो इसमें पब्लिक कनेक्ट कर जाती है। ये भाटी को प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात, उसके कई दूसरे हित भी निकल कर सामने आ जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिहाज से और खासतौर पर सौर ऊर्जा के लिहाज से हब बना हुआ। बात कर लेते हैं सबसे बड़े और कद्दावर नेता कांग्रेस के सचिन पायलट की। उन्हें भी युवा ही माना जाता है और युवा से अब परिपक्व की श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उन्हें टोंक सवाई माधोपुर अजमेर यहाँ से लड़ाएं तो फायदा कांग्रेस को हो सकता है, सीटें आ सकती है। उन्हें राजस्थान की राजनीति से बाहर कर दिल्ली भेजने के लिए कहा जा रहा है, या फिर एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के तहत स्टेट लीडरशिप उन्हें नए अवसर देना चाहती है। देखिए तो पहले सांसद रह चुके हैं और पहले सांसद रहने के साथ ही जो मनमोहन सरकार रही उसमें मंत्री पद भी काम कर चुके हैं, लेकिन एक चुनाव में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में मन में डर तो है। देखिए वो हारे हैं चुनाव, मोदी लहर का जो चुनाव था उसमें 2012 में मनमोहन सरकार में वो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रहे। लेकिन सचिन पायलट के लिए देखें तो जो 2 सीटों पर वो सांसद रहे, दौसा और इधर हम बात करें अजमेर की, तो दोनों जगह जातिगत समीकरण उनके फेवर में रहे। इस बार वो टोंक सवाई माधोपुर से बात चल रही है, यहाँ पर भी जातिगत समीकरण पायलट के लिए बहुत फिट बैठता है। देखिए गुर्जर मतदाता वहां पर अच्छी संख्या में है, कांग्रेस का कोर वोटर कहे जाने वाले मीणा मतदाता अच्छी वहां पर जनसंख्या में अच्छे वोटर है, वहां पर मुस्लिम मतदाता वहां पर अच्छे हैं। तो ये जातिगत समीकरण तो बहुत बेहतर बैठता है सवाई माधोपुर के लिए और सचिन पायलट के लिए, वहां पर टोंक सवाई माधोपुर के लिए। और पायलट को चुनाव हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है सही में कि भाजपा को कहीं ना कहीं तो मात दें वो, तो पायलट अगर चुनाव में उतरेंगे तो जरूर हमें कांटे का मुकाबला वहां पे देखने मिल सकता है। तो दूसरे राज्य का बना दिया है, एक बहाना है उनके पास। देखिए जिम्मेदारी तो उनके पास बहुत सारी दे दी है, एक पायलट के कंधों पर पूरा दारोमदार सौंप दिया गया है, सीसी राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेशों की जिम्मेदारी। अभी तो दौरे पर भी हैं वो, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर पंजाब, सब जगह घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जाने वाले। तो पायलट के पास देखिए ये बहुत जरूरी नहीं है कि पायलट अपना पूरा समय यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में देंगे तो ही जीत पाएंगे। पायलट का जलवा यहाँ पर है पूर्वी राजस्थान में। कहा जाता है कि सचिन पायलट के बिना वहां की राजनीति चलना कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है। तो सचिन पायलट के लिए, और अभी जो एक प्रमुख मीडिया संस्थान का सर्वे हुआ था उसमें 60% के लगभग जनता चाहती है। एक बड़ा मार्जिन होता है जब 50% से ज्यादा लोग किसी को चाहें, तो 60% से ज्यादा जनता चाहती है कि पायलट वहां पर चुनाव लड़ लें। दूसरे और संख्या तो मेरे दिमाग से अलग ही रहती है, हमेशा इस पे प्रति रहती है, लेकिन फिर भी नेता भाई जो जनता के बीच में चुनाव लड़े, फिलहाल दमदार चुनाव लड़कर टोंक से विधायक है, और अब अगर कांग्रेस मौका देती है तो चीजें अलग बढ़ेंगी। कुछ नाम और हैं कांग्रेस के, जैसे मैंने जिक्र भी किया था, ललित यादव की बात कर लें, अशोक चांदना की बात कर लें, रामनिवास गौड़े की बात कर लें, मुकेश भाकर भी इसी सूची में आते हैं, और बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले विकास चौधरी हैं, वो भी संभावना जताई जा रही है कि अजमेर से उतारे जा सकते हैं। क्या कांग्रेस इस बार यूथ लीडरशिप पर इतना यकीन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए चर्चा चल रही है, जो सीट ये माना जा रहा है कि भाजपा के लिए इतनी आसान नहीं है, अलवर की यादव बेल्ट है। कैबिनेट मंत्री आगे भूपेंद्र यादव, जबरदस्त तरीके से इस बार जोश है कि वापस से अगर सत्ता में आते हैं तो कैबिनेट मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, और पहली बार अलवर से ऐसा होगा। तो ये चीजें बुझाई जा रही है। उसके मुकाबले में अगर ललित यादव आते हैं तो युवा तो रहेंगे, लेकिन अनुभव के आधार पे कमजोर रहेंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव के पास केवल कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं, खासतौर पर बंगाल जैसे राज्यों में भी
काम का, राजस्थान संगठन का बढ़िया अनुभव जी। सांसद भी राज्यसभा के रहे हैं और जी। अब की बार सक्रिय राजनीति में। असली परीक्षा तो नेता की तभी मानी जाती है जनता के बीच में उतरे। जी। एक सेफ सीट उन्होंने चुनी है, हालांकि इतने बड़े नेता को इतनी सेफ सीट चुनने की मंजूरी बीजेपी में मिल सकती है, जो मिली है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि अलवर की जनता अगर मुकाबला टाइट लगे, क्योंकि अब तक तो जीतते आए हैं बीजेपी के ही जी बिल्कुल, और अब चूंकि मोदी लहर समझ लो पिछले 2 टर्म से भंवर जितेंद्र सिंह लाख कोशिशों के बावजूद आसपास नहीं पहुंच सके, बिल्कुल। तो अब इनके मुकाबले में कद्दावर चेहरा आएगा या एक युवा चेहरे को कमान दी जाएगी? भूपेंद्र यादव के लिए भाजपा बहुत बेहतर तैयारी कर रही है सर, और हम जो मंत्रिमंडल की चर्चा कर रहे थे भजनलाल सरकार के एक्सटेंशन की, उसमें भी कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को अगर यादव कोटे से मंत्री बना दिया जाए तो वहां पर अच्छा वोट भूपेंद्र यादव के लिए भाजपा कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन हमें इन सब के बीच ललित यादव के मार्जिन को नहीं भूलना चाहिए। 35,000 के लगभग वोटों से जीते हैं वो, सिर्फ यादव वोट से तो जीते नहीं है। उन्हें ओबीसी का वोट भी मिला है, उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति का भी वोट मिला है, फिर यादव समाज में भी यंग लीडर है, ये इसका फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, यादव समाज के जो दूसरे विधायक उनके पास ही हैं, जो राजस्थान में सबसे बड़े मार्जिन से जीते हैं, मनीष यादव, वो भी अगर सामाजिक और उनका जो जातिगत समीकरण है उसके तहत उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो ललित यादव अच्छी फाइट भूपेंद्र यादव को दे सकते हैं। लेकिन जयपुर ग्रामीण में मनीष यादव का भी नाम ये चला सकते हैं, उस सूची में थोड़ा बिल्कुल सुधार करें तो। देखिए बिल्कुल सुधार करें तो बिल्कुल ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन जो आपने एक सबसे बेटर पॉइंट बताया कि भूपेंद्र यादव अगर इस बार जीते तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, जनता आंकड़ों को देख ही रही है, लग रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार काबिज हो ही जाएगी। ये तो जनता तय करेगी। जी बिल्कुल, तो ये जनता तय करेगी। मैं इसलिए जनता के सर्वे की बात कर रहा हूँ कि जनता का ये सर्वे कह रहा है। अभी वक्त है, चुनाव बनते बिगड़ते हैं, परिणाम भावों के आधार पर रहते हैं। पिछली बार भी बड़ी संख्या में ऐसे लग रहा था, हालांकि अप्रत्याशित सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक लिहाज से अगर हम बात करें तो चुनौती बहुत है। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी भी है कई सांसदों के लिए। हम इन तमाम विधायकों के लिहाज से अगर बात करें, क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि ये विधायक अब सांसद भी बन सकते हैं? मुकेश भाकर का नाम लगता है नागौर से जी, लेकिन उसमें भी ये कहा जाता है कि वो गठबंधन हो जाए आरएलपी और कांग्रेस का और मुकेश भाकर को सीट मिल जाए। ये होगा नहीं, क्योंकि अगर आरएलपी कांग्रेस से गठबंधन होगा तो हनुमान बेनीवाल की जो धर्मपत्नी है वो या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल, ये तीनों के लिए जाएगा सीटें। लेकिन फिर भी मुकेश भाकर के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मुकेश भाकर देखिए युवा चेहरा है, जातिगत समीकरण बतौर जाट नेता फिट बैठता है। नागौर की राजनीति के लिए तो जाटों का दबदबा वहां के लिए तय है, फेमस है, हमेशा से ही वहां पर जाट सांसद ही काबिज रहे हैं उस सीट पर, मिर्जा परिवार की पूरी राजनीति चलती आ रही है, तो ये फायदा मुकेश भाकर को उस सीट पर मिल सकता है। हम अशोक चांदना की बात कर रहे थे सर, लगातार 3 बार अशोक चांदना का जीतना, बड़े मार्जिन से जीतना हिंडोली की सीट पर, ये बता रहा है कि जो बूंदी का जो क्षेत्र है वहां अच्छा खासा जो अपनी पैठ है अशोक चांदना बना चुके हैं, उन्हें भी युवाओं में ही गिना जाता है। मुकाबला ओम बिरला से होगा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी तलाश तो रही है वहां पर जो प्रत्याशी है, उनके खिलाफ जो प्रभुलाल सैनी ने चुनाव लड़ा था अशोक चांदना के खिलाफ अभी विधानसभा में, प्रभुलाल सैनी के लिए बात चल रही है कि उन्हें टोंक सवाई माधोपुर भेज दिया जाए या उन्हें किसी और सीट पर भेज दिया जाए, भाजपा उन्हें भेजे। लेकिन अशोक चांदना अगर वर्सेस ओम बिरला होता है तो फिर भी ज्यादा मजबूती ओम बिरला के पास रहेगी, लेकिन अच्छी फाइट वहां पर देखने मिल सकती है। हो सकता है अशोक चांदना कड़ी मेहनत कर लें, अच्छे नेताओं का साथ मिल जाए उन्हें, और अपना एक बढ़िया समीकरण अगर वो बिठा ले, मेहनत कर ले, तो फिर जनता ही सब कुछ जनार्दन इन चीजों में। गावड़िया का क्या लगता है? देखिए रामनिवास गावड़िया ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, एक बात, ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहते। अभी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। जी बिल्कुल पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई है, लेकिन रामनिवास गावड़िया से पहले प्रेफरेंस मुकेश भाकर को दिया जा रहा है, क्योंकि रामनिवास गावड़िया का अगर मैं यहाँ पर डेटा पढ़ रहा था तो उनका जो विधानसभा में पिछली बार और इस बार के चुनाव में जीतने का मार्जिन है सर, वो कम हुआ है। अच्छे वोट उन्होंने लिए हैं, 90,000 के लगभग वोट लिए हैं, 91,530 वोट उन्होंने इस बार लिए हैं और 10,316 की उनके पास लीड थी। लेकिन फिर भी परबतसर में जो उनका विधानसभा का मार्जिन कम हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही है कि ऐसा कोई प्रत्याशी उतारा जाए जिसको लेकर पहले से ये वाला भाव हो कि गड़बड़ कुछ हो सकती है।
मुकेश भाकर को लेकर ये रहेगा कि फाइट टाइट दे सकते हैं वहां पर वो, इसीलिए रामनिवास गावड़िया का भी हालांकि नाम है। और एक नाम पर हम और चर्चा कर रहे थे सर, विकास चौधरी का, जो आप कह रहे थे कि अजमेर से वो बुना रहे हैं और वो तो दूसरों को भी लोकसभा चुनाव में उतरने का न्योता दे रहे हैं। देखिए राहुल कस्वां के ट्वीट पर रीट्वीट कर रहे थे वो कि राहुल कस्वां आइए, द्वंद कहां तक पाला जाए वाली चीजें वो लिख रहे थे। विकास चौधरी की भी दावेदारी देखी जा रही है अजमेर से, क्योंकि जातिगत समीकरण उनके पास अच्छा है, युवा है और किशनगढ़ से विधायक है, लेकिन अजमेर के जीसीए में राजनीति वो अच्छे से कर चुके हैं। तो जातिगत समीकरण जब फिट बैठता है, कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर फिट बैठते हैं। विकास चौधरी पायलट के करीबी होते जा रहे हैं। पायलट अजमेर से पहले लोकसभा जा चुके हैं। पायलट अगर उनके प्रचार के लिए जमकर वहां पर लगते हैं, वहीं मुकेश भाकर और इन लोगों का साथ भी प्रत्याशी तलाश करना है अभी तो बीजेपी को वहां पे। देखिए कुछ प्रत्याशियों के नाम तो चल ही रहे हैं, फाइनलाइजिंग स्टेज। चौधरी अब शायद वहां से नहीं होंगे दावेदार। जी जी, अब नए तरीके से सतीश पूनिया को भेजने की बात हो रही है। बिल्कुल। और भी तमाम जो प्रत्याशी, और अनीता बघेल वहां पे नाराजगी व्यक्त कर ही चुकी है दिया कुमारी के सामने कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे नजरअंदाज करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। तो स्थानीय राजनीति तो वहां उबल रही है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल उबल रही है, लेकिन अनीता बघेल को मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें सेटल करने की बात की जा रही है। सेटल तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन इतना तय है कि युवा विधायकों की संभावनाएं बहुत है। थैंक यू आकाश जुड़ने के लिए। राजस्थान को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति पे आप क्या सोचते हैं उसका कमेंट भी कीजिएगा। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी खास और अहम खबरों के साथ। नमस्कार।